फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बीए प्रोग्राम ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिकल साइंस का यूनिट सेकंड, जिसमें आप पढ़ोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जहां पे आप बेसिक फीचर्स और डिबेट ऑन फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हम इस वीडियो में विस्तार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका पार्ट वन है जिसमें आप मौलिक अधिकारों को बेसिकली आप फंडामेंटल्स और फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में जानोगे और जानोगे कि राइट्स क्या होते हैं, है ना। फीचर्स ऑफ डिबेट्स कॉन्स्टिट्यूशन पे ये चीज़ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहेगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में हमारा एक लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इसके जो है नोट्स पीडीएफ फॉर्म में भी ले सकते हैं। वहाँ पर हम आए दिन हर एक सब्जेक्ट की जो है पीडीएफ फॉर्म की नोट्स जो है वहाँ पे प्रोवाइड, आप टेलीग्राम पर जा करके जो है नोट्स की पीडीएफ फाइल जो है इजी तरीके से ले सकते हैं। वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की जैसे आपका पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया, है ना, इन्वायरमेंट वाला आपका सब्जेक्ट हो गया, इन्वायरमेंट होगा और इंग्लिश को भी लेकर के हम कुछ ना कुछ पीडीएफ फॉर्म जो है लाते रहते हैं। साथ ही साथ लास्ट 10 ईयर के पेपर्स जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इनकी भी प्रैक्टिस होती है। तो देर ना करते हुए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और आपको हमारे अभी के अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। ठीक, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो वहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा। देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आपके आज की अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारत के संविधान को। किसको पढ़ेंगे हम? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कि संविधान को। संविधान क्या है सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो भारतीय संविधान एक लिखित व विस्तृत संविधान है। क्या है? एक लिखित और विस्तृत संविधान, यानी भारत का जो संविधान है वो रिटर्न फॉर्म में बाकायदा लिख करके देश के सामने समर्पित है। और उसके अलावा ये जो लिखा गया संविधान है ये बहुत ही बड़ा है, जिसको बनाने के पीछे कई सारे विद्वानों का योगदान रहा है, बिल्कुल रहा है। भारत में कैबिनेट मिशन योजना, इंपॉर्टेंट है ये, भारत में कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव द्वारा संविधान सभा का निर्माण हुआ। भारत में कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा का निर्माण हुआ और आखिरकार भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन की अवधि में 26 नवंबर 19 ठीक। तो भारत का संविधान क्या था? भारत का संविधान एक लिखित और विस्तृत संविधान है। भारत में जब कैबिनेट मिशन योजना आया तो उसके बाद भारत में संविधान सभा बनी और संविधान सभा बनने के बाद भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन की अवधि के बाद उसको जो है जनता के सामने लागू किया गया। ठीक, ये था भारत का संविधान। बेसिकली हमने संविधान को समझा। अब हम समझेंगे कि संविधान की विशेषता क्या होती है, क्यों हम संविधान को पढ़ते हैं और आखिरकार क्यों एक देश में संविधान की ज़रूरत है। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे संविधान की मूलभूत विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता क्या है कि लिखित और विस्तृत संविधान है। लिखित और विस्तृत संविधान है। देखिए, लिखित और विस्तृत संविधान क्यों कहा गया है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट भी बता देती हूँ आपको। भारत का जो संविधान है उसको रिटर्न फॉर्म में लिखा गया है, सबसे पहली चीज़। और विस्तृत इसीलिए बोला गया क्योंकि भारत का जो संविधान है वो बहुत ही बड़ा संविधान है, बहुत ही बड़ा। इसमें खुद सोचिए आप, इसमें 300 प्लस 350 प्लस, अगर आज के 2022 की मैं बात करूं तो जितने भी संशोधन हुए हैं उसके बाद 475 के आसपास इसके आर्टिकल है। ठीक, 22 भाग है और 22 भाग है और उसके अलावा जितने भी हैं। तो ये देखिए आप कि भारत के एक संविधान में इतने सारे अनुच्छेदों को लिखा गया है और आए दिन इन पर संशोधन भी चलते रहते हैं, जिस वजह से इसको एक बहुत ही बड़ा विस्तृत संविधान कहा जाता है। अब आप लोगों का काम क्या है, जल्दी जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि भारत के जो संविधान है आज के टाइम पे कितने आर्टिकल हैं, टोटल आर्टिकल कितने हैं, कितने पार्ट्स हैं, ये चीज़ आपको बतानी है। कमेंट करके ज़रूर बताना आप, ताकि आपको भी पता चले कितने ये हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि विभिन्न स्रोतों से विहीन है, यानी कि भारत का जो संविधान है उसमें केवल और केवल भारत के ही विचार नहीं है। हमारे भारत के संविधान को कई सारे देशों के संविधान के स्रोतों से मिल करके बनाया गया है। ये उसकी एक विशेषता। जैसे अमेरिका से कुछ प्रावधान लिया गया है, जैसे अमेरिका से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, है ना। रूस से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं जिनको भारत में सम्मिलित किया गया, यानी कि विभिन्न देशों से विहित संविधान है ये। ठीक,
अगर आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जो PDF डाउनलोड करोगे, इसमें आपकी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जा करके एक एक चीज़ को डिटेल में जान सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ फॉर्म में बता देती हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको, है ना। थर्ड पॉइंट है आपका नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। नम्यता एवं अनम्यता। नम्यता का मतलब होता है लचीला और अनम्यता का मतलब होता है कठोर। अब इसका मतलब क्या है, क्यों कहा गया ये संविधान में, ये मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, भारत के संविधान के जो कानून हैं, भारत के संविधान में जो कानून बनाए गए हैं, वो कानून किस तरीके से बनाए गए। जितने भी संविधान निर्माता थे, उन्होंने भारत के संविधान को कुछ इस तरीके से बनाया कि उसके कानून ना तो ज़्यादा कठोर हो और ना ही ज़्यादा लचीले, यानी कि उसकी परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, यानी कि भारत का जब मान लो अगर भारत में संविधान में कोई भी कानून है ना, कोई भी कानून जनता के सामने लागू होती है, जनता उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करती है, ठीक तरीके से अपने ऊपर लागू नहीं होने देती है, तो सरकार क्या करेगी, या तो उसको जनता के सामने जो है फिक्स कर देगी कि तुम्हें ये मानना ही मानना है, या फिर हो सकता है अगर जनता को अगर जो है कानून पसंद नहीं आया तो उसमें चेंज करने के लिए बोलेगी, है ना। तो वो क्या करेगी, सरकार को अपील देगी कि ये कानून जो है इसके लिए चेंज किया जाए, जनता यही करेगी। तो क्या है ये और संविधान क्या करेगा, उस कानून को चेंज भी करेगा। तो यानी चेंज करने का मतलब है परिवर्तन, वो परिवर्तन ला रहा है, यानी कि हमारे भारत के संविधान में कठोर व लचीला दोनों का ही समन्वय, यानी कि भारत के जो कानून है उनमें कठोर व लचीला दोनों को ही मिला करके हमारे भारत का संविधान बनाया गया है। दोनों को ही मिला करके भारत का संविधान बनाया गया है, यानी कि भारत के संविधान के जितने भी कानून हैं उनमें समय दर समय हम परिवर्तन भी कर सकते हैं और ज़रूरत होने पर लोगों के लिए कठोर रूप से लागू भी कर सकते हैं। यही कहता है नम्यता व अनम्यता के समन्वय का, यानी कठोर और लचीला का समन्वय आपस में। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, एकात्मकता की ओर अग्रसर। एकात्मकता की ओर अग्रसर। अब देखो एक चीज़ समझो, एकात्मकता की ओर अग्रसर का मतलब क्या है, यानी कि जो कहा जाता है कि भारत की जो सरकार है उसमें संसदीय रूप भी है, संसदीय रूप जिसमें केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है ना, केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है। तो भारत की एकात्मकता की ओर अग्रसर का मतलब है कि भारत की जो कानून शासन है उसमें ज़्यादा ध्यान केंद्र सरकार पर दिया जाता है, जिस वजह से उसे एकात्मकता की ओर अग्रसर यानी एकात्मकता की ओर बढ़ावा दिया जाता है, ऐसा कहा गया है। फिफ्थ पॉइंट क्या है आपकी, संसदीय रूप, यानी भारत के संविधान में संसदीय रूप है जहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका ये सब भी जो है मौजूद होती है। चौथा क्या है आपका, न्यायिक सर्वोच्चता, यानी भारत के संविधान में न्यायिक सर्वोच्चता यानी कि न्यायालय जैसी मूलभूत चीज़ें भी हैं जनता के लिए, जनता की रक्षा के लिए, है ना, न्यायालय को सर्वोच्चता दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, मौलिक अधिकार, यानी भारत की जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त है स्वतंत्र रूप से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को इसमें शामिल किया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को आप डिटेल में भी जानोगे इसी चैप्टर में, आपका जो 4th और 5th पार्ट आएगा उसमें आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की गई। ये भारत का जो प्रस्तावना है उसमें भी कहा गया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसमें 18+ जितने भी व्यक्ति है उनको वोट देने का अधिकार होता है ना। स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र निकाय का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे संगठन हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बन सकते हैं। आपातकालीन प्रावधान है, यहाँ पर इमरजेंसी के केस में अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। त्रिस्तरीय शासन है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था आती है जो आपकी स्थानीय सरकार हो जाती है ना। चौथा नेक्स्ट पॉइंट, सहकारी समितियाँ, यानी कि सरकार द्वारा कुछ समितियाँ बनाई जाती है। तो क्या है ये 17-18 पॉइंट में ना जो यहाँ पर आपको बताया, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ये बहुत ही अच्छा है। और अगर ये 15 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये 17-18 पॉइंट आप उसमें लिख के एक एक चीज़ को एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ना। अब हम पढ़ेंगे सरकार की आलोचना के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने संविधान देखा, संविधान के बाद फिर उसकी कुछ विशेषताएं देखी, है ना, उसकी विशेषताएं देखी। अब उसके बाद हम इसके आलोचना पढ़ेंगे कि भारत के संविधान की आलोचना क्या क्या निकलती है, आलोचना क्या क्या निकलती है। देखिए भारत के संविधान की आलोचना को हम क्या समझेंगे, इसको मैंने देखो डायग्राम के थ्रू कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। भारत के संविधान को लेकर के 6 तर्क दिए जाते हैं। पहला कहा जाता है कि एक उधार का संविधान है, इसको गांधीवाद से दूर रखा गया है। 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी कहा जाता है इसको। महाकायों का आकार है, ये महाकाय आकार है। विरोधी इसमें तर्क दिए जाते हैं और वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। अब हम एक एक करके इन 6 के 6 पॉइंट्स को विस्तार से पढ़ते हैं।
देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, उधार का संविधान। आलोचकों का कहना है कि भारत का संविधान एक उधार का संविधान है। आलोचकों का कहना है कि भारतीय संविधान में नया या मौलिक कुछ भी नहीं है, वह उधार का संविधान है। इसके पीछे तर्क कहा जाता है कि अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ से के कुछ भारत संविधान में शामिल है, कुछ प्रावधान जो है भारत के संविधान में शामिल है। जैसे मैंने बताया कि जो भारत के संविधान है, भारत के जितने भी कानून हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे कानून, बहुत सारे ऐसे प्रावधान दूसरे देशों से लिए गए, यानी बाहर के देशों से लिए गए हैं, है ना। जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, ये इन सब देशों से लिए गए हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, आलोचकों का सबसे पहला तर्क ये है कि भारत का संविधान एक उधार का संविधान, इनकी वहाँ के प्रावधानों को उधार मांग करके अपने संविधान में जोड़ा गया है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है आपका, 1935 अधिनियम की कार्बन कॉपी। 1935 अधिनियम की कार्बन कॉपी। आलोचकों का यह कहना है कि संविधान निर्माताओं ने बड़ी संख्या में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान भारत के संविधान में डाले हैं, भारत के संविधान में डाले गए, जिस वजह से संविधान में डाले गए हैं, जिस वजह से भारत के संविधान को 1935 की कार्बन कॉपी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आपका, अभारतीय व भारतीय विरोधी। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान भारतीय या अभारतीय विरोधी है, क्योंकि यह संविधान की राजनीतिक परंपरा अथवा भावना के प्रतिनिधित्व नहीं करता, भावना को प्रतिनिधित्व नहीं करता, जिसके कारण यह भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुप्रयुक्त या अकारक है। भारतीय संविधान सभा के सदस्य जैसे लक्ष्मी नारायण साहू जी का कहना है कि आदर्श पर यह प्रारूप संविधान पढ़ा गया है, भारत की मूलभूत आत्मा उसमें प्रकट नहीं होती। इनके अनुसार उपयुक्त शब्द ही नहीं होगा और लागू होने के बाद भी टूट जाएगा। अब देखिए कहना क्या चाहता है ये कहना चाहता है, देखिए जब भारत का संविधान का निर्माण हो रहा था, क्या हो रहा था, जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था, जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उस समय पर भारत में ब्रिटिश लोग भी थे, है ना, और इंडियन लोग भी थे। तो इस समय पर एक संविधान को बनाने के पीछे बहुत ही ज़्यादा द्वंद्वाभास चल रहा था आपस में ब्रिटिश लोग या फिर अलग अलग दल के जो लोग थे, जैसे कांग्रेस पार्टी हो गई, है ना, कांग्रेस पार्टी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सब की हो गए, सबके मत रखे गए थे। संविधान सभा में 300 प्लस सदस्य थे, है ना, 300 प्लस सदस्य थे, 265 के आसपास थे लोकसभा में और कुछ राज्यसभा में। तो इन सब को लेकर के अलग अलग लोगों के विरोध उत्पन्न होते हैं कि भारत के संविधान में ये होना चाहिए। इन सब को लेकर के क्या कहा, वहीं पर ही एक अभारतीय व भारतीय विरोधी उत्पन्न हुआ, जिसमें आलोचकों के अनुसार भारत का जो संविधान है उसमें भारत की राजनीतिक परंपरा और भावना का जो प्रतिनिधित्व है नहीं किया गया, यानी कि भारत की जो है राजनीतिक परंपरा को उतना ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, ये कहना है आलोचकों का। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है आपका गांधीवादी दर्शन से दूर। अगली आलोचना क्या है, गांधीवादी दर्शन से दूर। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गांधीवादी दर्शन और मूल्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, क्योंकि गांधी जी का कहना था संविधान ग्राम पंचायत अथवा जिला पंचायत के आधार पर होनी चाहिए। गांधी जी राज्य की अवधारणा को स्वीकार नहीं करते थे और गांधी जी का मानना था कि राज्य शोषण का साधन है, यानी कि जो गांधी जी थे, जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, उनका ये कहना था कि जो राज्य है, राज्य हमेशा जो है शोषण करने के लिए बनाया गया है। राज्य जब भी बनेगा वहाँ पर जनता का शोषण ही होगा, उनके साथ करप्शन होगा। और उन्होंने ये बोला था कि संविधान में हमेशा स्थानीय स्तर पर, यानी कि ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर कानून होने चाहिए। तो और ऐसे कोई भी प्रावधान जो है भारत के संविधान में नहीं दिखाए गए, आधार नहीं बनाया गया इनको। तो इस वजह से गांधीवादी दर्शन से इसको दूर बताया जाता है। अगली आलोचना कौन सी है आपकी, महाकाय आकार। आलोचकों के अनुसार भारतीय संविधान बहुत विशाल और विस्तृत है, बिल्कुल विस्तृत है, काफ़ी बड़ा भी है। इसमें अनेक अनावश्यक तत्व को भी शामिल किया गया है, जिनके कारण इसके आकार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। ब्रिटिश संविधान के नेता सर आइवन जेनिंग्स के अनुसार जो प्रावधान बाहर से लिए गए हैं उनका चयन बेहतर नहीं है और संविधान समान रूप से कई और ज़्यादा लंबा और जटिल है। यानी कि एक ब्रिटिश अधिकारी है सर आइवन जेन्स, उनका कहना है कि जितने भी प्रावधान बाहरी देशों से लिए गए हैं वो भारत के संविधान को नहीं लेने चाहिए थे, क्योंकि कारणवश उसके भारत का जो संविधान है बहुत ज़्यादा लंबा और जटिल हो गया है, ये कहा गया है।
अगला क्या है आपका? अगला है आपका वकीलों का स्वर्ग। अगला क्या है आपका? वकीलों का स्वर्ग। वकीलों का स्वर्ग का मतलब क्या है? आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अत्यंत विधिवादित, अपूर्ण व बहुत जटिल था। बिल्कुल जटिल था, हमने पहले डिस्कस किया। उनके अनुसार संविधान में यहाँ तीन आएगा। उनके अनुसार भारत के संविधान में 3 कानूनी भाषाएं, मुहावरे और कई सारे मुहावरे शामिल है। उनके चलते संविधान एक जटिल और दस्तावेज बन चुका है। सही बात है, क्योंकि ये सामान्य व्यक्ति की समझ से परे है। संविधान सभा में वकीलों का बहुमत था, इसीलिए वह वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया। यानी कि जो संविधान सभा थी उनमें कई सारे एडवोकेट थे, यानी कई सारे वकील थे, जिस वजह से उसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया। यानी कि ज़्यादातर बातें किनकी मानी जाती थी? वकीलों की मानी जाती थी, कारणवश इसके। तो आई होप अभी तक आपको समझ आया होगा कि संविधान क्या है, संविधान हम क्यों पढ़ते हैं, संविधान की विशेषताएं क्या है, और आखिरकार संविधान की आलोचना को भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी आपकी फंडामेंटल राइट्स पे, वो आएगी आपकी फंडामेंटल राइट्स पे। अब उस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स को, यानी कि मौलिक अधिकारों को हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पे विस्तार से जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका पार्ट 1 है। अगला जो है पार्ट 2 आने वाला है, जिसको आप ज़रूर देखना ताकि आप फंडामेंटल राइट्स को भी समझ सकें। और फिर उसके आगे हम DSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, जो कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। और उसके अलावा आपको हमारी चैनल की मेल ID दी गई है। अगर कोई भी क्वेरी हो आप जा करके हमें मेल कर सकते हैं, अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। और हो सके तो जो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया था कि आज के समय में भारत के संविधान में कितने आर्टिकल और कितने पार्ट्स हैं, है ना, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि कितने आर्टिकल और कितने पार्ट्स बचे, कितने आर्टिकल और कितने पार्ट्स हैं आज के टाइम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना ज़्यादा हो सके कमेंट करें ताकि हमें भी पता चले कि बच्चों की तैयारी कैसे चल रही है। बने रहने के लिए धन्यवाद।